प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण रस सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट है 58। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि रस क्या होता है। प्यारे बच्चों, जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति अर्थात कुछ महसूस होता है, कुछ आनंद की अनुभूति होती है। काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम किसी काव्य को, साहित्य को पढ़ करके, सुन करके उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। प्यारे बच्चों, रस के अंग जो है 4 माने जाते हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है, अब हम इनके बारे में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह वे भाव हैं जो हमारे मन के अंदर स्थायी शब्द से ही पता लगता है कि हमारे मन में स्थायी रूप से उपस्थित या स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और कुल स्थायी भावों की संख्या 9 है। और क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है, क्योंकि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, तो रसों की संख्या 9 है, तो स्थायी भावों की संख्या भी कितनी हुई? 9 ही होगी। अब विभाव, स्थायी भावों के उद्बोधक अर्थात जो स्थायी भावों को जगाने वाले जो होते हैं, जो कारण, उनको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। प्यारे बच्चों, आलंबन विभाव, आलंबन जिसका आलंबन मतलब सहारा पा करके स्थायी भाव जगते हैं, क्योंकि वो सोए रहते हैं, हमारे दिल के अंदर ही, हमारे शरीर में मौजूद होते हैं मगर सोए रहते हैं। तो कह रहे जिसका सहारा पा करके वो स्थायी भाव जगते हैं वो आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आश्रयालंबन और एक होता है विषयालंबन। अब आश्रयालंबन कौन सा होता है, विषयालंबन कौन सा होता है? जिसके मन में जो भाव जगते हैं वो होता है आश्रयालंबन, और जिसके प्रति भाव जगते हैं या जिसके कारण मन में भाव जगे वो होता है विषयालंबन। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति भाव जगता है, तो भाव किसके मन में जग रहा है? राम। तो राम हो गए आश्रयालंबन, और किसके प्रति जग रहा है? सीता के प्रति जग रहा है, तो सीता होगी विषयालंबन। अब हमारा आगे उद्दीपन विभाव, ठीक है। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त अर्थात उद्दीप्त का मतलब जागृत होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। अर्थात उद्दीपन का मतलब होता है जो हमारे मन के अंदर स्थायी भाव हैं 9। जब किसी वस्तु को देख करके, मान लो नायक या नायिका को एक रोमांचित होते देख करके आपके मन में भी अपनी जो दोस्त है, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके प्रति आपके मन में कुछ भाव जागृत होने लगते हैं, वो होते हैं उद्दीपन विभाव, ठीक है। जैसे चांदनी को देख करके हमारा मन खुश हो जाता है। एकांत जगह को देख करके, मान लो हम नायक और नायिका एकांत जगह में बैठे हैं, तो उनके मन में जो प्यार के जो भाव जागृत हो जाते हैं, भाई एकांत जगह है, कोई नहीं है, और अब जो है उनके जो रोमांचित भाव जागृत हो जाते हैं तो वो आपस में अपना प्रकट करने लगते हैं। तो ये सब उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनके अभ्यास के बारे में जानेंगे। रस किसे कहा गया है? प्यारे बच्चों,
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। रस किसे कहते हैं? जब हम काव्य साहित्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस समय हमारे हृदय में जो अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? प्रिय विद्यार्थियों, स्थायी भावों की संख्या 9 है। प्रश्न नंबर 4, विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है? स्थायी भावों की जो उद्बोधक मतलब जो कारण होता है उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब है हमारा प्रश्न नंबर 5, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय कहलाता है, जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जगे वो विषय कहलाता है। जैसे हमने राम सीता के उदाहरण से ऊपर समझा था। अब एक गतिविधि है, रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में बातचीत कीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो है आपको अपने छात्रों को, दोस्तों के, अपने से बड़े जो लोग हैं उनके बीच में बैठ करके इनकी जानकारियों के बारे में पता करना है और उसको इकट्ठा करना है। आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।